हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है सेल, है ना। सेल ये एक हम बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट है, क्योंकि जब से हम लोग ने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो जब से तुम लोग ने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है तब से तुम लोग ने एक वर्ड पढ़ा होगा, सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? तो ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो, सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर मेन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, इसको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आया जिसने सबसे पहले ही सेल को डिस्कवर किया, है ना। बहुत सारी चीजें सेल के बारे में जो फंडामेंटल चीजें होती है वो हम लोग को 8, 9, 10th में क्लियर हो जाती है। 11th के अंदर भी आप लोग को सेल का टॉपिक पढ़ना है, ओके। और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, अगर आप लोग मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेल। क्यों? क्योंकि सेल अगर आपको पता है तो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उसका प्रोसेस आपको क्लियर होगा। सेल के ऑर्गेनल्स अगर आपको पता है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं। अगर आपको राइबोसोम के बारे में पता है तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस पता चलेगा। अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आता है तो आपको 12th के अंदर का जो टॉपिक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस, प्रोटीन ट्रांसलेशन, वो अच्छे से समझेगा। अगर राइबोसोम पता नहीं होगा तो ना आपको ट्रांसलेशन क्लियर होने वाला है, ना उसके आगे की कोई प्रोसेस। तो आप समझ गए होंगे कि सेल, ये चैप्टर जो 11th में आपको आने वाला है, एनसीईआरटी के अंदर का जो यूनिट है तुम्हारा, 3rd यूनिट जो है उसके अंदर का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल, है ना, वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले मैं आप लोग को उसके बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि सेल क्या है, किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, और फिर हम लोग धीरे धीरे उसके पर्टिकुलर डिटेल स्टडी के अंदर जाते जाएंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर के अंदर जो हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं सेल की हिस्ट्री से, ओके। तो सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, हिस्ट्री क्या है, सेल की हिस्ट्री क्या है ना। तो शायद तुम सबको पता हो एक साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक, सुने होंगे आप लोग सब नाम। रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोग ने सबने सुना होगा, है ना। हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर उसको मिला था, क्लियर हुआ? ठीक है, कहाँ से मिला था, कौन सा स्ट्रक्चर उसने लिया था? तो रॉबर्ट हुक वर्कड ऑन कॉक सेल, ओके। रॉबर्ट हुक वर्कड ऑन कॉक सेल्स। और अगर कॉक सेल्स के बारे में देखते हो तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ये कॉक सेल्स कैसे दिखे थे, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल डिस्कवर्ड नहीं किया था। रॉबर्ट हुक ने जो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर उसने देखा था, कुछ इस हिसाब से उसको सेल दिखा था। क्लियर? सबसे पहला सेल उसको ऐसा दिखा था, ओके। ये जो सेल उसने डिस्कवर्ड किया था, ये सेल कैसा था, नॉन लिविंग सेल। ये सेल था नॉन लिविंग सेल। तो अगर नॉन लिविंग सेल है तो उसके अंदर क्या एब्सेंट होगा? If cell is non-living, then protoplasm of that particular cell is absent over there. Clear? तो प्रोटोप्लाज्म कैसा था, इसके अंदर कोई मटेरियल उसको मिला नहीं था। उसको ऐसा, ये जो हेक्सागोनल शेप देख रहे हो वो सेल वॉल उसको वहां पे मिली थी, और ये सेल कैसा था, नॉन लिविंग सेल। उसके बाद जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम का साइंटिस्ट है, सेकेंड साइंटिस्ट कौन सा था तुम्हारा, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने उसके खुद के, है ना, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने ना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, और खुद के माइक्रोस्कोप ने उसने सबसे पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। आई बात समझ में? और फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने के बाद, ये लिविंग सेल डिस्कवर्ड हो गया, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने खुद के ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसको ये फर्स्ट वाला सेल मिला था। और थर्ड जो साइंटिस्ट था हमारा, है ना, इसका भी नाम तुम लोग ने सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन।
थर्ड साइंटिस्ट कौन सा है तुम्हारा? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, जो सेल के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, जिसके बेसिस पे सेल के टाइप बने हुए हैं, वो कौन हो जाएगा? तुम्हें समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की हुई है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। देखो 3 साइंटिस्ट मैंने आप लोग को अभी बताया। सबसे पहला साइंटिस्ट जो था, तुमने जो जिसके बारे में सुना होगा 8, 9, 10th में, वो था रॉबर्ट हुक। बट उसने लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया था, उसने नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। क्लियर है? दूसरा साइंटिस्ट एंटन वॉन लीवेनहॉक, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। और सेकेंड साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट के वर्क के बाद पहला कौन सा देखा हम लोग ने? रॉबर्ट हुक। उसके बाद हम लोग ने कौन सा देखा? एंटन वैन लीवेनहॉक। और तीसरा हम लोग ने देखा फर्स्ट रॉबर्ट हुक, सेकेंड इज एंटन वैन लीवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए थे जिसने हम लोग को सेल थियरी दी है। ठीक है, और सेल थियरी ने हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है सेल के जो क्लियर किए हैं सेल थियरी के। ठीक है, तो सेल थियरी के अंदर 1838 में जो फर्स्ट साइंटिस्ट आया था, मैथ्यस स्क्लेडन, जो जर्मन बॉटनिस्ट था। और दूसरा जो साइंटिस्ट ने वर्क किया है 1839 के अंदर, जिसका नाम था थियोडर स्वान। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। मतलब स्क्लेडन ने प्लांट्स के ऊपर वर्कआउट किया है, डिफरेंट प्लांट को उसने एग्जामाइन किया। He examined, he reported different plants, and these all plants are made up of different type of cells, and these cells are responsible for the formation of typical type of tissue. क्योंकि जब सेल एग्रीगेट होगा तब वो टिश्यू फॉर्म करता है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से है? जितने भी सेल्स होंगे वो सेल्स एक साथ जब एग्रीगेट होंगे तो टिश्यू फॉर्म करेंगे। या हमें पता है टिश्यू जब एक साथ एग्रीगेट होता है तो वो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जब एक साथ फॉर्म होगा तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और फिर उसी ऑर्गन सिस्टम से प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट का, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से साइंटिस्ट ने देखा था? सबसे पहले स्क्लेडन ने, जो कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट है। ये बॉटनिस्ट ने प्लांट के डिफरेंट प्लांट को उसने एग्जामाइन किया। डिफरेंट प्लांट के अंदर इतने सारे अलग अलग सेल्स मिले उसे, और सारे सेल्स जब एग्रीगेट हो रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1839 के अंदर थियोडर स्वान ने क्या एग्जामाइन किया? सेम उसने भी जब रिपोर्ट किया, उसने भी जब उसका स्टडी स्टार्ट किया, एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, तो वो डिफरेंट एनिमल सेल्स को उसने रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एनिमल सेल को जब एग्जामाइन किया उसने, तो एनिमल सेल के अंदर उसको एक पर्टिकुलर आउटर लेयर मिला। एनिमल सेल के आउटर पोर्शन पे एक पर्टिकुलर एक लेयर फॉर्म हुआ मिला, जिसको उसने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड, मतलब तब के टाइम पे एनिमल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा एक सिंगल लेयर जिसने फाइंड आउट किया था, वो कौन था? हमारा स्वान। ठीक है, उसके बाद प्लांट और सेल को एग्जामाइन करने के बाद उसने एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हम लोग को एक कंक्लूजन दिया कि जो प्लांट सेल है, वो प्लांट सेल के अंदर और एक एक्स्ट्रा लेयर था, सेल वॉल, जो किसके अंदर एब्सेंट था? एनिमल सेल के अंदर। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो भी यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था, और एनिमल सेल के अंदर वो सेल वॉल क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। तो ये सारा जो हाइपोथेसिस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का हाइपोथेसिस, ये हम लोग को किसने दिया था? स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल थियरी। उनके हिसाब से हम लोग को एक चीज पता चली थी कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ विर्चो। कौन सा साइंटिस्ट है? यहाँ पे मैं तीसरा साइंटिस्ट का नाम लिख रही हूँ,
रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको ओमनीस सेल्यूली ओमनी सेल्यूलाई सेल्यूली मतलब क्या है पता है? ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो फर्स्ट सेल होगा उसी का सेल डिवीजन होगा और उसका सेल डिवीजन होने के बाद न्यू डॉटर सेल फॉर्म होंगे। तो डॉटर सेल किस में से मिलेंगे? हमें पेरेंट सेल्स मिलेंगे। तो पेरेंट सेल्स में से जो डॉटर सेल मिल रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्या मिला है? ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो सेल थियरी के अंदर सबसे पहली चीज, दो सेल थियरी के पोस्टुलेट मिले हैं हम लोग को। ऑल सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, cell is a structural and fundamental unit of life, and second is all cells arising from pre-existing cell। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? सेल थियरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? सेल थियरी। सेल थियरी के बाद हम लोग सेल के अंदर ऐसा कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमें दो टाइप के सेल को डिस्टिंग्विश करना पड़ा, है ना? पहले तो हम लोग ने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर मेन साइंटिस्ट, ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया हुआ है, पर हिस्ट्री के अंदर हम लोग को अगर पढ़ना है, एनसीईआरटी के अंदर आप लोग देखते हो या कोई भी चीज अगर आप सेल के बारे में बात करते हो तो आपको उतने साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए जितना अभी हम लोग ने देखा। और उसमें भी सेल थियरी स्क्लेडन एंड स्वान का जो सेल थियरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं सेल थियरी के। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है कि कौन से हिसाब से सेल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहली चीज तो एक बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? अब जब तुम लोग ये दो सेल के टाइप को देखते हो, कौन से दो टाइप बोले मैं अभी आपको? एक था तुम्हारा प्रोकैरियोट एंड सेकेंड इज यूकैरियोट। ये दो टाइप के सेल हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड कॉमन है, अगर इसको ध्यान से देखते हो तो कैरियोट एंड कैरियोट। दिस कैरियोट इज फॉर कैरी ऑन एंड वर्ड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। Word carry on means nucleus. So which type of nucleus is present over here? Prokaryon. Pro means primary type of carrion is present in prokaryotes. मैं आपको अभी बताऊंगी प्राइमरी टाइप का मतलब क्या है। एंड यूकैरियन, यहाँ पे कौन सा कैरियन प्रेजेंट है? यूकैरियन। यू का मतलब होता है ट्रू और वेल डेवलप्ड। ट्रू और वेल डेवलप्ड कैरियन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। पहली बात तो हमें क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज तो सेल्स आर डिवाइडेड मेनली इनटू टू टाइप्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो मीन्स प्राइमरी टाइप ऑफ कैरियन एंड सेकेंड यू मीन्स ट्रू और वेल डेवलप्ड कैरियन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी टाइप ऑफ कैरियन का मतलब क्या है और वेल डेवलप्ड कैरियन का मतलब क्या है। जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, जो मेन ऑर्गेनल, जो लार्ज एक ऑर्गेनल है, ठीक है, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। दिस न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। दिस जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो कोई भी सेल के अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। जब मैंने आपको बोला पेरेंट सेल में से डॉटर सेल बनेगा, तो पेरेंट का कौन सा मटेरियल डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है? तो जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। तो जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा तभी जाके वो सेल के अंदर का मटेरियल क्या हो रहा है, उसकी हेरिडिटी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है।
समझ में आ रही है चीजें? तो न्यूक्लियस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ये जो न्यूक्लियस है, ये अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब क्या, इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस, देन इट इज नोन एज यूकैरियोट। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के पूरे आउटर साइड पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन किसका बना होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो जो भी यूकैरियोटिक सेल होंगे उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जब हम डिटेल न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा, वो भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है बिकॉज primary and secondary wall nuclear membrane is present in this particular type of nucleus. clear? ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोग को कहाँ पे नहीं मिलेगा? अब क्लियर हो चुकी होगी बात। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड, क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वहां पे नहीं है। जेनेटिक मटेरियल है प्रेजेंट, मैं बोल रही हूँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब उसका जो मेम्ब्रेन होगा ना, वो मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ही बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर का सारा मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसके बेसिस पे ये दो टाइप बने हैं। कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्लियर? तो ये तो हो गए हमारे सेल के टाइप की। कौन से दो टाइप के सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक एक होता है, यूकैरियोटिक होता है, क्योंकि उसके उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो दोनों में भी प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में भी जेनेटिक मटेरियल है और यूकैरियोट में भी है, पर उसको जो स्टोर करके रखता है वो ऑर्गेनल कौन सा है? तुम्हारा न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड होगा तो यूकैरियोट के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तुम्हारे प्रोकैरियोट में, जिसका नाम तुमने क्या दिया था? न्यूक्लियोइड। क्लियर? अब देखो, तुम्हारी खुद की बॉडी के अंदर तुम लोग इमेजिन करो, एनिमल सेल ले लो या प्लांट सेल ले लो। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सेल को अगर आप कंसीडर करते हो तो वो सेल के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मतलब ऑर्गेनल के पास उसका एक क्लियर कट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और दूसरा ऐसे ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है, वैसा एक ऑर्गेनल का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनल है, पर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो क्या है? membrane bound organelles, mainly commonly membrane bound organelles are present in eukaryotes। ये एक डिफरेंस आपने याद रखना है, लिख के रखो अपने पास, अपने साथ साथ एक नोट रखा करो। जब भी बायो का लेक्चर होता है तो आप लोग ने अपने पास में एक नोटबुक रखना है ताकि आप लोग तुरंत लिख पाओ सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी सारी थियरी होती है जहाँ मेन पॉइंट आता जाएगा मैं आपको स्टार करने के लिए बोलती जाऊंगी, आपको स्टार करना है। वैसे यहाँ पे एक स्टार करके लिखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। आई बात समझ में? यहाँ पे आपको स्टार करना है। तो मैं आपको एक लिस्ट बोलती हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में आप लोग को मिलते हैं कॉमनली। ठीक है, न्यूक्लियस तो आपको पता चल गया, आपने माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा, क्लियर है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्लियर। आपने क्लोरोप्लास्ट सुना होगा जो प्लांट सेल में मिलेगा पर एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। आपने वैक्यूल सुना होगा, ओके, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सेल ऑर्गेनल्स हो जाएंगे। मतलब सेल के अंदर का स्ट्रक्चर। देखो,
अगर किसी को सेल समझ में नहीं आता है ना कि मैम हम सेल के अंदर का तो सब कुछ समझते हैं, सब समझ में आता है हमें कि सेल में ये ऑर्गेनल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा है कि बॉडी कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम से बनेगा। ऑर्गन सिस्टम किससे बनेगा? ऑर्गन से बनेगा। ऑर्गन किससे बनेगा? टिश्यू से बनेगा। टिश्यू किससे बनेगा? सेल से बनेगा। सेल किससे बनेगा? सेल ऑर्गेनल से बनेगा। इतना तो हमें मैम समझ में आ गया, पर एक सिंपल सा ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे जिससे हमें ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तुरंत अच्छे से याद हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, कोई बिल्डिंग बन रही है ना? तो कोई बिल्डिंग जब बन रही है, बनी हुई बिल्डिंग आप लोग ने देखी, बहुत अच्छी सी शानदार एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। तो जब वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया वर्कर लोग ने, तो वहाँ पे बेसिक कंपोनेंट क्या थे? जब वो बिल्डिंग को स्टार्ट किया बनाना, तो वहाँ पे जो बेसिक कंपोनेंट थे वो कोई मिट्टी होगी, वहाँ पे सीमेंट होगा, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर होंगे, ईंटें होगी, ये सारे क्या थे? उसके बेसिक कंपोनेंट थे। जब वो बेसिक कंपोनेंट एक साथ आए तब जाके वो क्या बनी है? तुम्हारी बिल्डिंग बनी है। वैसे ही सेल क्या हो जाएगा? ये बेसिक यूनिट बन जाएगा। ये सेल एग्रीगेट होगा, जो तो सेल एग्रीगेट होने के बाद तुम्हारा टिश्यू बना, मतलब बिल्डिंग का एक वॉल बन गया सपोज, ठीक है। टिश्यू एग्रीगेट होके कोई ऑर्गन बना, मतलब समझ लो कि वो बिल्डिंग का कोई एक रूम बनना स्टार्ट हो गया। टिश्यू का ऑर्गन, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम बना, तो जो बिल्डिंग था वो बिल्डिंग के सारे ऐसे जितने भी कमरे थे वो सारे बन गए, ठीक है। और जब वो ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब एक तुम्हारी पूरी की पूरी बिल्डिंग बन गई। समझ में आया? रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग? तो अगर तुम्हारे पास ईंटें नहीं होती, अगर तुम्हारे पास मिट्टी नहीं होती, सीमेंट नहीं होता, तो तुम्हारा इतना बड़ा बिल्डिंग बनता नहीं। वैसे ही सेल अगर नहीं है बॉडी के अंदर, तो हमारा इतना जो बॉडी, इतना बड़ा जो बॉडी है ना, हमारा कोई काम का नहीं है। तो हमारा जो बेसिक यूनिट है सेल, उसको हम लोग को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ के स्टार्टिंग से ही अगर सिंसियरली पढ़ोगे तो सेल का टॉपिक बहुत इजी जाएगा तुम्हें। और इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं जो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे आप लोग बताओ कि ऐसे कौन से डिफरेंट टाइप के सेल्स तुमने बॉडी के अंदर देखे हैं जिसका शेप अलग है, जिसका साइज अलग है। आपको जितने सेल याद आते होंगे, प्लांट के अंदर के भी और एनिमल के अंदर के भी। मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5। कुछ याद आया? आरबीसी एक हो गया, रेड ब्लड सेल, क्लियर। व्हाइट ब्लड सेल, वेरी गुड। रेड ब्लड सेल का कोई साइज बताएगा मुझे? रेड ब्लड सेल का जो शेप होगा वो कैसा होता है? बाइकॉनकेव शेप, ओके। रेड ब्लड सेल तुम्हारे कौन से शेप में आएंगे? जैसे बाइकॉनकेव शेप में, है ना। तुम लोग ने अगर मसल सेल्स देखे होंगे, मुझे नहीं पता कितनों को पता है, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म अगर तुम लोग ने देखे होंगे तो कुछ इस हिसाब से होते हैं मसल सेल्स, ठीक है। अगर तुम लोग ने, मैं सारे सेल्स बता रही हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग ने टिश्यू पढ़ी हुई है, कभी टिश्यू देखा हुआ है, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब कुछ आने वाला है आगे। जिसने टिश्यू पढ़ी होगी उसमें एक टाइप की टिश्यू आती है, ये उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सिलिया है, पता है आपको? सिलिएटेड एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। फिर से बोलूं मैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ये सार्कोप्लाज्म, सार्कोमियर, मसल सेल्स के बारे में बोला। यहाँ पे हम लोग ने आरबीसी के बारे में बोला। तो कितने सारे ऐसे सेल्स है। न्यूरॉन को समझो, जिसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, टिलोडेंड्रॉन होते हैं। तो कितने डिफरेंट टाइप के सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, जिसका शेप अलग है, जिसका साइज अलग है, सब कुछ अलग है ना। ये तो हम लोग ने 2-3 एग्जाम्पल लिए, इसके आगे भी इतने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को पढ़ने हैं जिसका शेप, साइज, सब कुछ क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इससे हम लोग को एक चीज क्लियर हो गई कि जितने सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जरूरी नहीं है कि वो सेम साइज के हो, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट साइज के सेल्स हो सकते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट सेल साइज है ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, पढ़ा होगा आप लोग ने, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। और जो दूसरा आप लोग को सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर मैं बोलूं तो माइकोप्लाज्मा,
लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं बोल रही हूँ बच्चा मैं, लॉन्गेस्ट अगर होगा तो वो न्यूरॉन होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर का, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट सेल डिस्कवर्ड हुआ है तो लार्जेस्ट सेल बोला गया है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, क्योंकि कितना बड़ा होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। और उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल के बारे में अगर तुम लोग बात करो तो स्मॉलेस्ट सेल में आएगा माइकोप्लाज्मा, याद रखना, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का है सेल। कितने माइक्रोमीटर का? 0.3 माइक्रोमीटर का है माइकोप्लाज्मा। तो मैं लिखूं यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हम लोग ने कौन सा पढ़ा? माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज मैंने आप लोग को 0.3 माइक्रोमीटर बोला। जो बैक्टीरियल सेल हम लोग बोलते हैं ना, बैक्टीरिया जिसको हम देख भी नहीं सकते, वैसे बैक्टीरिया 3 to 7 माइक्रोमीटर के हैं। और उससे क्या कितना कम, 10 गुना कम, कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। कौन है तुम्हारा स्मॉलेस्ट? माइकोप्लाज्मा। और उसमें भी ये क्या करता है पता है? साइज को चेंज करते रहता है, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्लियर हो रही है चीजें? तो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा। अगर मैं लॉन्गेस्ट बोलती हूँ तो न्यूरॉन, ये तो जीके भी बोल सकते हो एक टाइप का, बायो का जीके। लार्जेस्ट अगर बोल सकती हूँ तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे डिफरेंट टाइप के सेल के शेप बोल सकते हो, साइज बोल सकते हो। ये सब के बारे में आप लोग को जो जानकारी होनी चाहिए या तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, शेप और साइज हम लोग ने देख लिए। कौन कौन से पर्टिकुलर शेप और साइज हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये तो हम लोग ने बस 2-3 एग्जांपल देखे, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी अभी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। डिटेल जो है वो डिटेल हम लोग को आगे जो पढ़ना है, आगे के लेक्चर में हम लोग डिटेल पढ़ते जाएंगे। एक एक ऑर्गन जो बैक्टीरियल स्पीसीज का जो एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल है उसके अंदर की क्या खासियत है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आज के लेक्चर के अंदर बैक्टीरियल स्पीसीज को समझो कि क्या मेजर डिफरेंस हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरियल स्पीसीज है ना। ब्लू ग्रीन अलगी, बैक्टीरियल स्पीसीज, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, मैं 4 नाम दी तुम लोग को। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर पहला मैंने क्या बोला आप लोग को? एक तो बैक्टीरिया, कंफर्म है कि बैक्टीरिया हो जाएगा। दूसरा आप माइकोप्लाज्मा, तीसरा आ जाएगा तुम्हारा ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी। ओके, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा पीपीएलओ, फ्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो पीपीएलओ है इसकी एक खासियत है, मतलब एक यूनिक फीचर है पीपीएलओ के पास कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें एब्सेंट है पीपीएलओ पे। तो अगर ये सारी चीजें एब्सेंट है मतलब ये क्या कर सकता है? अपना सेल का शेप और साइज क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसका जो सेल का शेप और साइज है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। वो अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है। बाकी ये सारे जो मटेरियल देख रहे हो आप लोग, ये सारे जो एग्जांपल देख रहे हो, बैक्टीरियल स्पीसीज देखो, माइकोप्लाज्मा देखो, ब्लू ग्रीन अलगी देखो, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, ये सारे एग्जांपल किसमें कंसीडर करेंगे हम लोग? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स। इसके बाद ये एग्जाम्पल के बाद मैं आप लोग को एक चीज देती हूँ जो आपने, एक तो अगर आप लोग पॉसिबल हो सकता है तो आज ढूंढो, ये लेक्चर देखने के बाद डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज के 5 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज के नाम, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसके बेसिस पे आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। ये जितने देख रहे हो तुम लोग, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन अलगी, पीपीएलओ, इसके आपको एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं, आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं
और मुझे कमेंट करना है। कमेंट कर सकते हो या तो मुझे पर्सनली बता सकते हो, ठीक है। देखो किस हिसाब से ये जितने भी डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज अभी हम लोग ने देखे, या तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग ने देखे, उसका एक यूनिक फीचर ये है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल में ये कंसिडर हो रहे हैं, मतलब इसके पास क्या नहीं होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, क्लियर है। और अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इन लोगों के अंदर जो भी न्यूक्लियस होगा इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, क्लियर। अब अगर बेसिक जो भी एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, वो अगर हम बैक्टीरियल स्पीसीज को कंसीडर कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के कुछ पर्टिकुलर शेप और साइज है, डिफरेंट शेप्स एंड साइज है बैक्टीरियल स्पीसीज के। तो वो किस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं? सबसे पहले तो कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पिरिलम, ये 4 टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज है। कौन से 4 टाइप के? कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पिरिलम। कोकाई का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। कोकाई का जो शेप है वो है स्फेरिकल शेप, मतलब आपको माइक्रोस्कोप में कुछ इस हिसाब से दिखेंगे, स्मॉल टाइनी स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिलाई का जो शेप है वो रॉड शेप है, मतलब माइक्रोस्कोप में आपको ऐसे दिखेंगे वो। विब्रियो का जो शेप है वो है कॉमा शेप, ये आपको ऐसे दिखेंगे, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर। और स्पिरिलम का जो शेप है वो स्प्रिंग शेप जैसा है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस हिसाब से दिखेंगे। समझो सबसे पहली बात तो कि बैक्टीरियल स्पीसीज ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, और बैक्टीरियल स्पीसीज के शेप और साइज है किस हिसाब से डिवाइड किया गया है? तो 4 डिफरेंट टाइप की शेप और साइज है, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पिरिलम। और अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको कोकाई ऐसा स्फेरिकल शेप का दिखेगा, बेसिलाई आपको ऐसे रॉड शेप का दिखेगा, विब्रियो आपको कॉमा शेप में दिखेगा, स्पिरिलम आपको स्प्रिंग शेप में दिखेगा, ओके। ये तो हो गई बात शेप और साइज के बारे में। अब में अगर हमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो 2 टाइप में आएंगे, तो ऑटोट्रॉप्स में आता है या तो हेटेरोट्रॉप में आता है। तो अगर हमें बैक्टीरियल स्पीसीज को कंसीडर करना है तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप है कि हेटेरोट्रॉप है ना? तो बैक्टीरिया ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव करता है। मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स जो बैक्टीरियल स्पीसीज के हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलती हूँ क्लोरोबियम बैक्टीरिया। तो क्लोरोबियम बैक्टीरियल स्पीसीज के पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकता है? खुद का खाना खुद से बना सकता है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो वो किस में कंसिडर हो जाएंगे? ऑटोट्रॉप्स के अंदर। बाकी के जो बैक्टीरियल स्पीसीज है जिसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोबियम जैसा क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा? दूसरों पे डिपेंड होगा फूड के लिए। दूसरों पे अगर कोई डिपेंड होता है तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है? हेटेरोट्रॉप्स कंसिडर किया जाता है। तो ये बात किसके बारे में हो गई? बैक्टीरियल स्पीसीज हेटेरोट्रॉप है कि ऑटोट्रॉप के बारे में, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये क्लियर हुआ कि प्रोकैरियोट के अंदर कौन कौन कंसिडर कर सकते हैं, हम किस किस को कंसिडर कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। दूसरा, अगर हम लोग बैक्टीरियल स्पीसीज में बात करते हैं तो बैक्टीरियल स्पीसीज के डिफरेंट टाइप के शेप और साइज है। तीसरी चीज, बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर क्या नहीं होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। चौथी चीज जो क्लियर की है कि बैक्टीरियल स्पीसीज हेटेरोट्रॉप्स है कि ऑटोट्रॉप्स है, तो वो दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड है कि उसके अंदर मटेरियल कौन सा है। जैसे हमने नाम लिखा था यहाँ पे ब्लू ग्रीन अल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरियल स्पीसीज भी बोला जाता है, ठीक है। नॉस्ट्रोकैनाबिना, ये सब कुछ आते हैं उसके अंदर। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे एग्जांपल के अंदर एक चीज याद रखना कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होगा, तो वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर कंसिडर होंगे। तो ये एक हो गया, ठीक है। दूसरी एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि बैक्टीरियल स्पीसीज जो है न्यूक्लियोइड के अलावा, न्यूक्लियोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बैक्टीरियल स्पीसीज के न्यूक्लियोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? उसका क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है चीजें? मतलब क्या है, सपोज एक इमेजिनरी अगर मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, सपोज ये बैक्टीरियल स्पीसीज है, ये बैक्टीरियल स्पीसीज के ऊपर का क्या हो जाएगा? ये सेल एनवेलप हो जाएगा,
बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जस्ट पता हो, इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ कि सपोज ये कोई बैक्टीरियल स्पीसीज है और ये क्या है, ये उसके ऊपर का एनवेलप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, ये है उसका न्यूक्लियोइड, ये हो जाएगा उसका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब क्या है, न्यूक्लियस है, पर कैसा है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसका क्रोमोसोम मटेरियल ऐसे प्रेजेंट है। क्लियर है। ये क्रोमोसोम मटेरियल के अलावा बैक्टीरियल स्पीसीज के पास, ये सिर्फ बैक्टीरियल स्पीसीज का ही यूनिक फीचर है, हाँ। बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर अपने क्रोमोसोम को छोड़ के, न्यूक्लियोइड के अंदर के क्रोमोसोम को छोड़ के बाहर उसके सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पे ऐसा सर्कुलर डीएनए मिलेगा। कैसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए मिलेगा। बट ये सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है, ये कैसा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, देखो बच्चों ध्यान से, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज इज नोन एज प्लाज्मिड। समझ में आया। तो ये प्लाज्मिड यूनिक फीचर है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल स्पीसीज में प्रेजेंट होगा। और ये प्लाज्मिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरियल स्पीसीज क्या हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है, ऐसा आपको कभी सुनने को मिलेगा, ठीक है। कोई लैब में गए या कहीं पे भी आप लोग ने सुना कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन रही है, वो रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर जो ये प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या देता है, रेजिस्टेंट पावर देता है। और कितना भी एंटीबायोटिक आप लोग को दो, वो बैक्टीरियल स्पीसीज को, वो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। तो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंट पावर मिलता है, उसका जीन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसका डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आई बात। इसकी डिटेल स्टडी अभी आएगी, 12th में भी आप लोग को डिटेल में प्लाज्मिड पढ़ना है, ओके। तो समझो ये चीज को कि अगर कोई बैक्टीरियल स्पीसीज में ड्रॉ कर रही हो, तो बैक्टीरियल स्पीसीज का ये वेल डेवलप्ड क्या हो जाएगा, सेल एनवेलप तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसके बाद उसका न्यूक्लियोइड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके अलावा ये बैक्टीरियल स्पीसीज का जो ये सेल एनवेलप, आप लोग ये सेल एनवेलप है, ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मिड है, और यहाँ पे बाहर ऐसे, ये जो मैं ऐसे लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, और दूसरा स्ट्रक्चर में ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए क्या दिए हुए है, हाथ पैर दिए हुए हैं, लोकोमोटरी अपेंडेजेस दिए हुए हैं, वैसे फ्लैजेला को अगर, अरे बैक्टीरियल स्पीसीज को अगर मूव करना है, लोकोमोशन करना है, तो बैक्टीरियल स्पीसीज के पास एक तो फ्लैजेला है, जो लॉन्ग एंड स्लेंडर है वो फ्लैजेला है, जो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो सीलिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूं, ये है लॉन्ग एंड स्लेंडर फ्लैजेला, और ये जो शॉर्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, सीलिया। क्लियर है। तो लॉन्ग स्लेंडर फ्लैजेला, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, दिस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। इसके लिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। क्लियर हो गई बात। तो अगर बैक्टीरियल स्पीसीज समझ में मतलब थोड़ा बहुत अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा यूनिक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ बैक्टीरियल स्पीसीज के पास है। ओनली बैक्टीरियल स्पीसीज हैव दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो इट इज प्लाज्मिड एंड देन फ्लैजेला, सीलिया एंड न्यूक्लियोइड. Why nucleoid? Because well-developed nuclear membrane is absent in this particular type of nucleus, so it is known as nucleoid. And this nucleoid contain chromosome. Out of this chromosome, extra chromosomal material which is circular in shape is also present in this particular bacterial species, which is known as plasmid. Clear हो गई बात?
अब जो बैक्टीरियल स्पीसीज है, वो बैक्टीरियल स्पीसीज का जो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है वो है उसका आउटर लेयर, और जिसको हम बोलेंगे आउटर एनवेलप, जो 3 चीजों से बना है। एक जो सबसे आउटर पोर्शन में होगा वो है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आएगा तुम्हारा सेल वॉल, और फिर आएगा तुम्हारा सेल एनवेलप, जिसको हम सेल एनवेलप नहीं, सेल मेम्ब्रेन। देखो समझो, सपोज ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का जो ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर को अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे आउटर लेयर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके नीचे आएगा सेल वॉल, और फिर उसके नीचे आएगा सेल मेम्ब्रेन। ऐसे 3 लेयर से क्या बना होगा, ये तुम्हारा बैक्टीरिया बना होगा। मतलब समझ रहे हो, बैक्टीरिया के अंदर किसी मटेरियल को पेनिट्रेट करना है तो उसको ये 3 लेयर को पेनिट्रेट करके ये 3 लेयर से जाना पड़ेगा और एंटर होना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सबसे आउटर वाला जो रीजन है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स कैसा लेयर होगा, ये होता है स्टिकी लेयर। स्टिकी लेयर है तो ये किससे बना होगा, शुगर मॉलिक्यूल से बना होगा, शुगर से बना होगा। इफ दिस स्टिकी लेयर, इफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज थिक, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, थिक एंड थिन। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक है तो इसको आप नाम दोगे कैप्सूल। अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स थिन है तो इसको आप नाम दोगे स्लाइम लेयर। आई बात समझ में? तो बैक्टीरिया जो है उसका सबसे आउटर वाला जो लेयर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा ग्लाइकोकैलिक्स। वो भी डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में। कैसे? अगर थिक होगा, कोई बैक्टीरिया के अंदर थिक ग्लाइकोकैलिक्स है तो आप बोलोगे कैप्सूल। कोई बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर थिन ग्लाइकोकैलिक्स है तो उसको आप बोलोगे स्लाइम लेयर। क्लियर है? उसके बाद नीचे आएगा उस प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इतने 3 लेयर से बैक्टीरियल स्पीसीज का क्या बना हुआ है, एनवेलप बना हुआ है। तो इजी पेनिट्रेशन बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर इतना इजीली पेनिट्रेट कोई मटेरियल होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये 3 के 3 लेयर बने हुए हैं। दूसरी चीज, ये जो सेल एनवेलप है, ये सेल एनवेलप के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आउटर लेयर सेल एनवेलप 2 टाइप के सेल बैक्टीरियल स्पीसीज को डिवाइड किया गया है। और किसने किया इसको? ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने। और ग्राम ने एक टेक्निक डेवलप्ड की है जिसको बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग मतलब कलर करना, बैक्टीरियल स्पीसीज को कलर करना। माइक्रोस्कोप के अंदर तुम बैक्टीरियल स्पीसीज को देख रहे हो, कैसे पता चलेगा कि वहां पे बैक्टीरियल स्पीसीज है कि नहीं? तो ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने एक स्टेनिंग को प्रोड्यूस किया, डेवलप किया, और ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से 2 टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज मिले हैं। एक है ग्राम पॉजिटिव, जिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज ने ये स्टेनिंग को कैप्चर किया है, एब्जॉर्ब किया है, उसको बोला जाएगा ग्राम पॉजिटिव। और जिस किसी पर्टिकुलर स्पीसीज ने इसको स्टेन नहीं हुआ है, जो बैक्टीरियल स्पीसीज स्टेन नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं किया जिसने ये स्टेनिंग को, उसको बोला गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्पीसीज। समझो ये चीज को, बैक्टीरिया है तो ऐसे 2 टाइप के बैक्टीरिया होंगे। जो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर डिफरेंस होगा, तो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आया? तो उसके सेल एनवेलप के अंदर डिफरेंस आता है। जिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज का सेल एनवेलप ये स्टेनिंग, ये कलर को कैप्चर करेगा, उसको तुम क्या बोलोगे? ग्राम पॉजिटिव। जो बैक्टीरिया ये स्टेन को कैप्चर नहीं करेगा, मतलब उसके सेल एनवेलप में डिफरेंस होगा इससे, तो उसको आप क्या बोलोगे? ग्राम नेगेटिव। So on the basis of cell envelope, there are 2 type of bacterial species, because this particular bacterial species have different cell envelope structure. The organization of this particular cell envelope is different in particular bacterial species. So gram positive bacteria and gram negative bacteria, ये किसके basis पे divide किया गया है? On the basis of cell wall, और आप बोल सकते हो on the basis of cell envelope. Clear है? उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में और कौन सी यूनिक स्ट्रक्चर है? बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर और कौन सी यूनिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से उसको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंसीडर किया गया है? तो एक हो जाएगा उसका राइबोसोम का स्ट्रक्चर, क्योंकि
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो 70S टाइप के राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? बैक्टीरियल स्पीसीज में प्रेजेंट होंगे, जिसको तुम लोग डिवाइड करोगे तो 50S और 30S में वो डिवाइड होंगे। ये हो जाएगा उसका लार्ज सब यूनिट और ये हो जाएगा उसका स्मॉल सब यूनिट। क्लियर है? तो राइबोसोम कौन से टाइप का हो जाएगा तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल स्पीसीज में? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है, वो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिटेल में जब स्टडी करने वाले, उसका पूरा शेप साइज किस हिसाब से, मैं आप लोग को टाइप्स भी बताऊंगी कि फ्लैजेला के कौन कौन से टाइप्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरियल स्पीसीज है वो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन कर सकता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस हम लोग को पढ़नी है। उसके बाद जो हमारा ट्रांसडक्शन प्रोसेस है, जो वायरस के थ्रू जो भी है, वैसा कौन सा पर्टिकुलर ट्रांसमिशन प्रोसेस, ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कौन सी है जो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बैक्टीरियल स्पीसीज के रिप्रोडक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। तो यूनिक फीचर के अंदर अगर आप लोग को बैक्टीरियल स्पीसीज का देखना है तो एक प्लाज्मिड हो सकता है, एक फ्लैजेला सिलिया हो सकता है, टाइप्स ऑफ फ्लैजेला हो सकता है। उसके बाद जो हमने ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है, और उसके बेसिस पे दो स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग, इससे हम लोग को दो टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज मिलेंगे। और फिर आता है उसका रिप्रोडक्शन का टाइप्स। इन सब के साथ साथ और एक यूनिक फीचर बैक्टीरियल स्पीसीज को मिला है जिसको हम बोलेंगे मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है? तो मीजोजोम है इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनवेजिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सपोज ये बैक्टीरियल स्पीसीज का यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको ऐसे फोल्डिंग अगर मैं करती हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको अगर मैं ऐसे फोल्डिंग कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है? इन्वेजिनेट हो रहा है। कहाँ पे इन्वेजिनेट हो रहा है? इनर साइड पे इन्वेजिनेट हो रहा है। तो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा है तुम्हें, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेमेली लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ये वेसिकल का, मीजोजोम का। तो इसको हम बोलेंगे इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मीजोजोम। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल टू सेल इंटरेक्ट करना होगा, साइटोप्लाज्म मटेरियल को अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करना होगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये मीजोजोम। तो ये मीजोजोम भी किसका यूनिक स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये मीजोजोम भी एक बैक्टीरियल स्पीसीज का एक यूनिक फीचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी अभी फीचर पढ़े ना हम लोग ने, ये बैक्टीरियल स्पीसीज के सब जितने यूनिक फीचर थे वो मैंने आपको बताया। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं पढ़े अभी तक। इसके बाद तुम्हारा प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर का शेप साइज कितना है, क्या है, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। अभी का लेक्चर ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर सेल के अंदर का मतलब मेन उसका फंक्शन क्या होता है, किस हिसाब से होता है, कोई पर्टिकुलर सेल को फॉर्म करना है तो कैसे आप लोग सेल को इमेजिन करते हो, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग अगर फॉर्म करनी है तो बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट होगा वो सीमेंट होगा, माटी होगी, ईंट होगी। उसी हिसाब से अगर तुम्हें कोई बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो उसका बेसिक यूनिट तुम्हें कौन लगेगा? सेल लगेगा। एक बिल्डिंग बनने के बाद हमें नहीं पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई है ना। तो वैसे ही एक सेल क्या फॉर्म करता है? एक पूरी बॉडी फॉर्म कर रहा है, तो उसका जो बेसिक यूनिट है सेल है, जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल है उसके क्या फंक्शन है, ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल से ही स्टार्ट करेंगे। उसके मैंने जस्ट आप लोग को फीचर्स बताए हुए हैं, ये सारे फीचर्स अब हम लोग डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।